अब विवान खन्ना ने पीछे पलटकर आवाज की दिशा में देखा तो सामने उसका बेटा युवान खन्ना अपने चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन लिए उसकी तरफ आ रहा था। अब वह अपने डैड के सामने खड़ा होकर उनके चेहरे की तरफ देखते हुए एक बार फिर बोला, बताइए ना डैड, कौन गायब है और किसकी मौत की बात कर रहे हैं आप? अपने बेटे की बात सुनकर विवान ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए उस बात को इग्नोर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बिजनेस डील के सिलसिले में बात हो रही है। वह सब छोड़ो प्रिंस, तुम अपनी बताओ, अब कैसा फील कर रहे हो तुम और तुम्हारा फेस? कहते हुए विवान ने युवान के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके पूरे चेहरे को घुमा घुमा कर देखते हुए कहा, मानना पड़ेगा मिस्टर स्मिथ जॉन्स और उनकी टीम को, उन्होंने तुम्हें पहले से काफी ज्यादा हैंडसम बना दिया है। अपने डैड की बात सुनकर युवान एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, वह तो होना ही था, आखिर मेरे डैड ने मेरे लिए इतनी अच्छी सर्जन टीम अरेंज की थी। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए वह बोला, लेकिन डैड यह काफी नहीं है, आपने उस इंसान के बारे में पता लगाया या नहीं जिसने मेरी यह हालत की थी? उसकी आवाज में गुस्से की झलक साफ थी। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उसका चेहरा और उसकी आंखें अपने हाथों से इतनी बुरी तरह से बिगाड़ना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी सर्जन या खुद उसका भगवान भी उसे ठीक ना कर पाए। वह मौत के लिए तरसे, लेकिन उसे मौत न मिले। उसने न सिर्फ मेरी इतनी बुरी हालत की है, बल्कि मेरी क्यूटी को भी ले गया। मैं उसे अपने हाथों से तड़फा तड़फा कर मारना चाहता हूँ डैड। कहते हुए युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए थे। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और उसकी भूरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था और वह अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर बोल रहा था। उसकी बातों में उसकी नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अपने बेटे को इतने गुस्से में देखकर विवान उसकी पीठ थपथपाते हुए शान से बोला, रिलैक्स माय सन, अपने गुस्से को काबू में रखो, क्योंकि गुस्सा हमारे सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। वह आत्मविश्वास से आगे बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने डैड पर भरोसा रखो। उस ड्रैगन किंग को दर्दनाक मौत देने के लिए सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उतना ही बेचैन हूँ। उसने न सिर्फ मेरे इकलौते प्रिंस को इतनी तकलीफ दी है, बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चैलेंज करने की कोशिश की है। विवान के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी और ऐसा करके उसने न सिर्फ अपनी मौत बल्कि अपनी तबाही को भी न्योता दिया है। उसे जितना छुपना है छुपने दो, उसकी मौत तो तय है। बस एक बार यह पता चल जाए कि ड्रैगन किंग के मार्क्स के पीछे कौन है और वह लड़की कहाँ है जो तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है और उसके साथ ड्रैगन किंग का क्या रिश्ता है, उसके बाद दोनों की मौत एक साथ होगी। अपने शब्दों को कहते हुए विवान की आंखों में आशी और कृष के लिए नफरत साफ आ रही थी, लेकिन अपने डैड की बातों को सुनते ही युवान का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया। वह झटके से अपने डैड की तरफ नफरत से देखते हुए अपने एक एक शब्द को चबा चबा कर उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, डैड आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ड्रैगन किंग की मौत कैसे होगी यह तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, लेकिन खबरदार जो आपने मेरी क्यूटी को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके साथ क्या करना है यह मैं देखूंगा, आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। युवान के शब्दों में अधिकार और उसकी क्यूटी के लिए गहरा जुनून झलक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी और मुट्ठियां फिर से कस गई थीं। अचानक अपने बेटे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर विवान ने हैरानी और जुझलाहट से युवान की तरफ देखते हुए कहा, यह तुम क्या कह रहे हो प्रिंस? तुम्हें वह लड़की क्यों चाहिए? वह गंभीरता से आगे बोला,
तुम खुद कह रहे हो कि वह लड़की हमारी दुश्मन है और आज तुम्हारी जो भी हालत है उसकी वजह वही लड़की है। सबसे बड़ी बात वह मेरे पुराने जानी दुश्मन की बेटी है। सालों पहले मैंने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, लेकिन न जाने यह लड़की कैसे बच गई। विवान ने अपने शिकार का एक लंबा कश लेते हुए गहरी सांस ली और बोला, अब इतने सालों बाद वह लड़की एक बार फिर हमारे सामने आई है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका लौटना सही नहीं लग रहा। मेरा दिल कहता है कि यह सब इत्तेफाक नहीं है। उसका हमारी लाइफ में वापस आना और तुम्हारी यह हालत, यह सब जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस लड़की का जिंदा रहना हमारे लिए सही होगा। उसे तो मरना होगा। अपने पिता की बात सुनकर युवान गुस्से से चीखते हुए बोला, डैड, मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह लड़की मेरा शिकार है। उसे कैसे हैंडल करना है यह मैं देखूंगा, आप नहीं। बस मुझे वह लड़की लाकर दीजिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों में जुनून और अधिकार झलक रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। युवान के इस जुनून को देखकर विवान एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और गुस्से में बोला, युवान, यह तुम क्या कह रहे हो माय सन? तुम्हारी आंखों में मैं क्या देख रहा हूँ? विवान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत करना। तुम अच्छे से जानते हो कि प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और मैंने तुम्हें कभी कमजोर होना नहीं सिखाया। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर और अपनी पावर पर फोकस करो, प्यार जैसी बकवास चीजों पर नहीं। वह एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, उस लड़की को अपनी कमजोरी मत बनने दो। तुम नहीं जानते उसका अतीत, वह तबाही है। उसकी रगों में आग और अपने दोनों का खून एक साथ बहता है। उसका तुम्हारी जिंदगी में आना एक तूफान ला सकता है। दूर रहो उससे युवान, इसी में तुम्हारी भलाई है। विवान ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए लेकिन तीखे अंदाज में कहा, तुम्हारे एक इशारे पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे बिस्तर पर होंगी, पर उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यह कहते हुए विवान की आंखों में एक अजीब सा ऑरा और कठोरता साफ झलक रही थी। शायद घबराहट का हल्का सा आभास करते हुए युवान ने अपने डैड की बातों को इग्नोर कर दिया और अपनी पीठ उनकी ओर मोड़ ली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस ली, लेकिन बंद आंखों के पीछे उसे बार बार सिर्फ आशी का मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थी, गुस्से और जुनून से भरी हुई। युवान ने बिना पीछे मुड़े शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आई नो, उस लड़की में कुछ तो है जो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही स्पेशल, और इसलिए मुझे वह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। प्यार का तो पता नहीं डैड, पर वह लड़की मेरा जुनून है, मेरी जिद है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। अगर आपसे यह नहीं होता तो साफ साफ कह दीजिए, इस बार मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। युवान की आवाज में जुनून और एक अजीब सी जिद झलक रही थी। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, क्योंकि जब तक मैं उस लड़की को हासिल नहीं कर लेता, मैं चैन से नहीं बैठने वाला। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे मेरे सामने, मेरे करीब आना ही होगा। यह कहते हुए युवान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और अब वह तेज कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गया। युवान के जाने के बाद विवान परेशानी से अपने शिकार का गहरा कश लेते हुए कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए उसने कहा, बेवकूफ लड़का, कैसे समझाऊं मैं इसे कि यह आग को छूने की कोशिश कर रहा है? वह लड़की नहीं,
तबाही है, एक सांप है। विवान ने एक पल के लिए रुककर अपने विचारों को समेटा और फिर कहा, एक डेविल और एंजल की बेटी है वह। उसकी माँ ने दो माफिया किंग की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। एक खूबसूरत छलावा थी वह। उसके पीछे मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल बर्बाद किए। वह अपनी शिगार को बुझाते हुए धीरे से बोला, वह मासूम चेहरा जिसके लिए कभी मैं करने और मरने तक को तैयार था, और अब वह चेहरा फिर से मेरी जिंदगी में लौट आया है। विवान की आवाज में गहरी पीड़ा और पछतावा साफ झलक रहा था। लेकिन आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा भी उसी रास्ते पर अपने कदम बढ़ा चुका है। इस्माइली, तुम्हारी बेटी इस बार वह मेरे बेटे की जिंदगी को तबाह करने आई है, जैसे सालों पहले तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। विवान ने गहरी सांस ली और अपनी शिगार बुझाते हुए बोला, मैंने तो किसी तरह खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस बार तुम्हारी परछाई, तुम्हारी बेटी, पता नहीं क्या है उसमें। मेरा सेंस कहता है कि वह सिर्फ दिखने में ही तुम्हारी जैसी नहीं है, बल्कि उसके अंदर वह हर खूबी है जिसने सालों पहले मुझे तुम्हारी ओर खींचा था, और अब वही चीज मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी की ओर आकर्षित कर रही है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। इस्माइली, मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की बर्बादी बनकर नहीं आएगी। इस बार किसी लड़की की मासूमियत एक माफिया को तबाह नहीं करेगी। मेरे वक्त पर मैं अकेला था, लेकिन अब मेरे बेटे के समय पर मैं उसके साथ हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी परछाई, तुम्हारी बेटी, मेरे बेटे की आंखों के रास्ते उसके दिल तक उतर जाए, उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। विवान की आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने तेज कदमों से चलते हुए खुद को काबू में करने की कोशिश की और बोला, मुझे उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, और साथ ही जीवा का भी। वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, ब्लैक डेविल, ब्लैक डेविल, ब्लैक डेविल, मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। तेरी परछाई भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। विवान अब काफी गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज में झलकता तनाव उसकी परेशानी को जाहिर कर रहा था। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त था। आशी, जो इस वक्त बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी, कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। धीरे धीरे बिस्तर से उठते हुए उसने कमरे में नजर घुमाई, लेकिन क्रिश उसे कहीं भी नजर नहीं आया। अब आशी को एक अलग ही घबराहट महसूस होने लगी। अगले ही पल वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतरी और अपने कदम कमरे से अटैच बालकनी की तरफ बढ़ाए। उसने बालकनी में नजर घुमाई, लेकिन क्रिश वहां भी नहीं था। आशी को क्रिश की वह बात याद आई कि वह बालकनी में होगा, लेकिन वहां क्रिश नहीं था। अब आशी का दिल अनजान डर से बैठने लगा। तेज कदमों से वह कमरे से बाहर निकली। इस बीच उसे अपनी बॉडी में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन यह एहसास कि क्रिश उसे छोड़कर चला गया है उसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अगले ही पल वह सीढ़ियों के रास्ते नीचे हॉल की तरफ गई और घबराई हुई परेशान आवाज में क्रिश को पुकारने लगी, साइको, साइको, कहाँ हो साइको, तुम कहाँ हो? यह कहते हुए आशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आ गई थी। तभी उसके कानों में बर्तनों की आवाज सुनाई दी। इस आवाज का पीछा करते हुए वह उस दिशा में बढ़ी, और जब उसने सामने का नजारा देखा तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। आशी जल्दी से दौड़ते हुए जाकर क्रिश के पीछे से लिपट गई। उसने उसे बैक हग किया और उसके अपने हाथ क्रिश के सीने पर रखे। भरे हुए गले के साथ उसने अपना सर क्रिश की पीठ पर टिकाया और शिकायत भरे लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे साइको? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुमने कहा था कि तुम बालकनी में रहोगे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता है? आशी के इस क्रिया से क्रिश, जो इस वक्त किचन में फ्रिज से कुछ सामान निकाल रहा था,
अचानक उसकी बातों और घबराहट भरी आवाज को सुनकर हल्की मुस्कान के साथ अपना सर थोड़ा पीछे घुमाकर आशी को देखते हुए बोला, इसमें डरने वाली कौन सी बात है फायरफ्लाई। मैं बस किचन में कुछ सामान लेने आया था डिनर के लिए। तुम बात बात पर इतनी घबराती क्यों हो? इतना कहते हुए कृष ने आशी को उसके कंधे से पकड़कर अपने आगे किया। आशी ने अपनी नम आंखों से कृष के चेहरे की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, हाँ तो तुम नीचे थे तो मुझे आवाज भी तो लगा सकते थे ना। तुम नहीं जानते साइको, तुमसे दूर होने के ख्याल से भी मुझे कितना डर लगता है। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए ना तो मैं पक्का मर जाऊंगी। आशी अपनी मासूमियत में अपने दिल की घबराहट को शब्दों में बयां कर रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर कृष के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गए। अगले ही पल उसने आशी की कमर में अपना हाथ डालकर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। अब अपने दूसरे हाथ से उसने आशी के बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए हल्का सा दबा दिया। आह की आवाज के साथ आशी का चेहरा हल्का ऊपर हो गया। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, कृष ने अचानक उसको किस कर दिया। आशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कृष ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कृष अपने गुस्से को उसकी मासूमियत पर निकाल रहा था। लगभग 5 मिनट तक कृष ने आशी को किस किया। इस बीच आशी को अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वह लगातार कृष की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष ने उसके बालों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद किसी तरह कृष ने अपने गुस्से को काबू में किया। अब उसे आशी के होठों पर खून का स्वाद आने लगा था, क्योंकि उसने उसके होठों पर वाइट कर दी थी। कृष के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू भी अभी भी बह रहे थे और वह कृष की इस हरकत को समझ नहीं पाई थी। कृष ने अगले ही पल अपनी नीली आंखों से उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए चेहरे पर गंभीर और कठोर भाव लाते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, खबरदार फायरफ्लाई, जो आज के बाद कभी भी मरने की बात की, मैं ये शब्द दोबारा तुम्हारी जुबान से सुनना नहीं चाहता। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए और कड़क आवाज में कहा, मैं तुम्हारे ऊपर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन शब्दों को कहते हुए कृष काफी गुस्से में लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आशी को घबराहट हो रही थी और वह डर के मारे सहम गई थी। उसने डरते हुए कृष की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे काटा साइको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब कृष उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, यस माय लव, मुझे बहुत हर्ट हुआ। तुम्हारे मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत हर्ट होता है। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। कृष ने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और अपनी आंखों में भावनाओं का सैलाब लिए गंभीर आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने अपने प्यार और दिल के जज्बात तुम्हारे सामने जाहिर कर दिए हैं फायरफ्लाई। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हें कोई हवा भी मेरी इजाजत के बिना छू ले, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने की बात मत करना। यह कहते हुए कृष ने आशी के होठों पर हल्की सी किस की। आशी आज पहली बार कृष की आंखों में अपने लिए प्यार और गहरे इमोशंस देखकर मन ही मन खुश हो गई। उसने पहली बार कृष की आंखों में अपने लिए कुछ अलग और खास देखा था। आशी झट से कृष से लिपट गई और अब वह उसे टाइट हग करते हुए बोली, सॉरी साइको, आज के बाद मैं यह बातें कभी नहीं करूंगी। तुम बस मेरे साथ रहना हमेशा। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साइको। सब मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज तुम मत जाना।
मॉम कहती थी कि मैं मनहूस हूँ, सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर न चले जाओ। प्लीज साइको, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी। मैं जिद नहीं करूंगी, समझदार भी बन जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ रहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ साइको, बहुत ज्यादा। प्लीज तुम मुझसे वादा करो, मेरे पापा, भैया और माँ की तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। प्लीज साइको, तुम नहीं जाओगे ना, बोलो ना। आशी इन शब्दों को कहते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसने ऐना की बातों को सचमुच गंभीरता से ले लिया था कि वह एक मनुष्य है और उसके साथ रहने वाला इंसान या तो मर जाता है या उसे छोड़कर चला जाता है। और शायद यही डर है जो आशी को चैन से सोने नहीं देता। क्रिश उसकी बातों में उसके डर और दर्द को सुनकर उसे महसूस कर रहा था। अब क्रिश उसे हक करते हुए अपने सीने से लगाकर बोला, तुम मनुष्य नहीं हो फायरफ्लाई, तुम मेरी लाइफ हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ फायरफ्लाई, मैं तुम्हें वह सब कुछ लौटा दूंगा जो तुमने खोया है, और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों ना करे। तुम्हें अपने साइको पर भरोसा है ना? कहते हुए क्रिश धीरे से सर झुकाकर आशी के चेहरे की तरफ देखता है। आशी हल्का सा अपना चेहरा उठाकर क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से हाँ में सर हिला देती है। यह देखने के बाद क्रिश अपने चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, तो बस अब रोना बंद करो और लोगों की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। अब कृष्ण ने धीरे से आशी को अपनी गोद में उठाकर किचन स्लैब पर बैठा दिया। आशी नासमझी में कृष की तरफ देखने लगी। क्या कृष और आशी का प्यार रहेगा यूं ही बरकरार? आखिर विवान खन्ना का तीसरा दुश्मन कौन है? दोस्तों, कहानी में आगे आने वाला है ट्विस्ट, तो कहानी से जुड़े रहिए। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी कहानी हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।